नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग एक्सटेंशन यानी कि कृषि प्रसार में जो कृषि की महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ रहे थे, उसी सिलसिले में इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 3 स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे हम 3-4 स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले कल यानी कि अंतिम क्लास होगी इस एक्सटेंशन की और कृषि प्रसार की। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने प्लांट पैथोलॉजी और एग्रोनॉमी, ये 2 सब्जेक्ट आपके सामने शुरुआत करने जा रहा हूं। तब तक के लिए एक्सटेंशन में अगर कोई भी टॉपिक आपको लगे कि सर ने मिस कर दिया है तो एक बार जरूर मैसेज करके बताना। हाँ, विशेष सूचना हम आपको ये देना चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बार बार ये मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर कोर्स जल्दी पूरा करा दो, हमें 15 दिन में कोर्स पूरा करा दो। तो हर काम जल्दबाजी में नहीं किए जाते। अदरवाइज आप जहां से ठगे गए हो उसी हिसाब से यहाँ भी अगर आपके साथ हो जाएगा तो आपको अंतर क्या दिखेगा। तो कोर्स की जल्दबाजी ना करें, आराम से कोर्स को बढ़िया धीमी रफ्तार से चलने दें। अच्छी तरीके से, ये रफ्तार धीमी नहीं है। अपने अगर 12-13 क्लास में किसी एक सब्जेक्ट को फिनिश कर रहे हैं तो अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी वाली बात है। और बहुत जल्द हम आपके लिए 2 क्लासेस कंटिन्यू करने वाला हूं, तो घबराने की कोई बात नहीं। अभी कुछ एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, इस वजह से हम एक क्लास को ही कंटिन्यू किए आपके बीच। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग एक्सटेंशन के प्रोग्राम, जैसे कि पहली क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने जो प्रोग्राम देखे थे, उसके बाद आगे हम आज की क्लास में कुछ प्रोग्राम देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कृषि योजनाएं, एग्रीकल्चरल स्कीम, तो इसी स्कीम के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, स्कीम से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा, और ये मत समझना कि बहुत हल्का लेवल का प्रश्न आएगा, ठीक है। लेवल हल्का नहीं रहेगा स्कीम का, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जिस भी स्टेट में पेपर हो रहे हैं एग्रीकल्चर के, तो स्कीम का क्या रवैया रह रहा है एग्जाम में। लेवल जो है स्कीम का बढ़ रहा। अब वो पहला जमाना चला गया 2018 वाला कि सिर्फ स्कीम का नाम दे दे और पूछ ले कब शुरुआत की गई, ठीक है। अब बहुत अंदर तक, कहने का मतलब यूपीएससी वाला बुखार चढ़ गया है एग्रीकल्चर वालों को, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कृषि योजनाओं में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली योजना पढ़ेंगे हम लोग, परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये हमारा पहला आज का स्कीम होगा। इसको शॉर्ट में परंपरागत कृषि विकास योजना इस प्रकार पढ़ते हैं। तो शॉर्ट में भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तब भी घबराने की बात नहीं है, और पूरा लिखकर आ जाए तब भी घबराने की बात नहीं है। दूसरी स्कीम हम लोग पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना, इसको बोलते हैं पीएम के एस वाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ते हैं किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर, और इसमें हम लोग के सी सी, और अगला जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो होगा कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र। और जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम प्रणाम और पीएम कुसुम, ये स्कीम कल पढ़ेंगे। उसके बाद अपने कल एक्सटेंशन की क्लास का समापन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रहे, मैं वीकेंड में किसी ना किसी दिन एक्सटेंशन से जुड़े हुए आपको 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा इसका भंडारा कर देंगे क्वेश्चंस का,
कि आपको फिर कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़े हैं, एक भरोसे का संस्थान है। आपके साथ हम वो उतनी मेहनत करना चाहते हैं कि जितनी आप अपेक्षा नहीं किए होंगे। एजीटीए की वैकेंसी में आपका परचम लहराना चाहिए, तभी हमें खुशी मिलेगी। और दिन रात मेहनत करनी है, जितना हो सके उतना मेहनत करना है और ईमानदारी के साथ मेहनत करना है। ठीक है, चलिए आगे हम इन्हीं स्कीम्स के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अपना पहला बिंदु होगा परंपरागत कृषि विकास योजना। तो अपना पहला जो बिंदु है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, अब इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मान के चलो पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और हम स्कीम पढ़ चुके हैं फिर भी हम क्वेश्चन ना कर पाए, तो ये फिर थोड़ा हमारे लिए कहीं चिंता का विषय होगा कि हमने पढ़ा तो था सर के साथ, परंतु हम क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाए, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक्सटेंशन के 5 क्वेश्चन आए, 5 में 5 क्वेश्चन करके आओ। हाँ, और बहुत ज्यादा मैं मैटर भी आपको नहीं दूंगा। ये भी नहीं करूंगा मैं कि आपको हिंदी मीडियम बोलकर और पूरा किसी न किसी प्रकाशन में नाम नहीं लूंगा। पूरी जो बुक चलती है, हम लोग जो सेमेस्टर में पढ़ते हैं एक्सटेंशन को, 2-3 सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं, उस पूरी बुक को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, क्योंकि वो बुक आती है, उसका ट्रांसलेट करके हिंदी बना देना और बच्चों को दे देना 50-60 पेज का। अब बताओ बच्चा ट्रांसलेट वाली हिंदी कैसे समझ पाएगा? ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट की हिंदी कितनी खतरनाक होती है। एक बच्चे ने मुझे एक नोट्स भेजा, किसी संस्था का था, तो मैंने देखा तो 56 पेज का नोट्स, एग्जैक्ट 56 पेज थे। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चा 56 पेज का जो नोट्स होगा बाइलिंगुअल वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको चाहिए शुद्ध और सहज भाषा, ताकि वो चीजों को समझ पाए। तो अब हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना में सबसे पहला जो हमारा बिंदु आएगा कि इसकी शुरुआत सर कब हुई। तो इसकी शुरुआत की जब हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, तो अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत होती है। अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 2015 में। अब बात करते हैं कौन सा मंत्रालय इस योजना को चलाता है। तो मंत्रालय की जब हम बात करते हैं तो मंत्रालय हमारे सामने आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान जी। और जो भारत का कृषि मंत्री होता है वही आईसीआर का अध्यक्ष होता है, डीजी नहीं, अध्यक्ष। ठीक है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलती है। ये जो स्कीम है कैसी है? केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसी है? केंद्र प्रायोजित योजना है। कहने का मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाने वाली स्कीम है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। ये अपने को ध्यान में रखना है, केंद्र प्रायोजित योजना। परंतु योजना चलाने की जिम्मेदारी या योजना का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का मतलब जमीनी स्तर पर क्या ये कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? तो योजना का जो क्रियान्वयन होता है, योजना का क्रियान्वयन ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी। तो ये भी अपना पॉइंट लिख लेना कि किसकी जिम्मेदारी होगी? तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब अगर हम बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या रहा, कि इस योजना को चलाने का उद्देश्य क्या रहा, तो अपने यहाँ पे भी चर्चा करते हैं कि इस योजना को चलाने का क्या सरकार का उद्देश्य रहा होगा। तो इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। और दूसरा मृदा का उचित प्रबंध करना, मृदा का
उचित प्रबंध करना, मृदा का उचित प्रबंध करना, मृदा का उचित प्रबंध। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य हैं कि ये योजना चली तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। नंबर एक, जैविक खेती को प्रमोट करना, साथ ही साथ सॉइल का एक एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना। क्यों, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि सतत विकास का एक उप मिशन है मृदा प्रबंधन, तो मृदा प्रबंधन का ही एक घटक है ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, अब ये चला कब, अप्रैल 2015 में किसने चलाया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ये केंद्र के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है, परंतु इस योजना का क्रियान्वयन करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। इसका उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना और मृदा का उचित प्रबंध करना। क्या है, मृदा का उचित प्रबंध करना। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका वित्त विवरण, जो इसका वित्त विवरण होता है या वित्त पैटर्न होता है वो क्या होता है, वित्त पैटर्न जो होता है इसका वो क्या होता है, अपने को थोड़ा समझना है। तो वित्त पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र और राज्य का कितना होता है, केंद्र और राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 60 और 40 का। कितना, 60 और 40 का इसका वित्त पैटर्न होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि केंद्र और उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य एंड हिमालयी क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी क्षेत्र, जो सामान्य राज्य हैं हमारे मैदानी राज्य, वो 40% पैसा देते हैं और केंद्र 60% देता है। अब यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो केंद्र 90% पैसा देता है और उत्तर पूर्वी या हिमालयी राज्य कितना पैसा देते हैं, 10% पैसा देते हैं। कितना, 10% पैसा देते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनको 100% केंद्र सरकार पैसा देगी। 100% केंद्र सरकार, कितना, 100% केंद्र सरकार पैसा देगी इस स्कीम को चलाने के लिए। तो अब इसका वित्त पैटर्न समझ में आ गया कि परंपरागत कृषि विकास योजना का वित्त पैटर्न क्या होगा। सामान्य से राज्य होंगे वो 40%, जो उत्तर पूर्वी राज्य हिमालयी राज्य होंगे वो 10%, और जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो कितना देंगे, कुछ भी नहीं, उनके लिए 100% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी पैसा। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इस योजना के बारे में और कुछ पढ़ते हैं, जैसे इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, इसी के तहत एक और प्रोग्राम चलता है, उसके बारे में बताएंगे। और ये एक क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम होता है। क्लस्टर क्या होते हैं, क्लस्टर में क्या क्या चीजें होती हैं शामिल, ये भी हम आपको डिस्कशन करेंगे। पहले आप इतना फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि इतना हम लोगों ने समझ लिया कि ये कैसा कैसा प्रोग्राम है। अब हम क्लस्टर की बात करते हैं। ये क्लस्टर आधारित योजना होती है। कैसी, क्लस्टर आधारित योजना होती है। क्लस्टर क्या होता है, 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होता है और एक क्लस्टर को बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक क्लस्टर में 50 या 50 से अधिक किसान शामिल होते हैं। कितने, 50 या 50 से अधिक किसान शामिल होते हैं। और टारगेट है कि अगले अगले 3 वर्षों में 1000 नहीं बल्कि 10,000 नए क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत 2 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्या है, क्लस्टर आधारित योजना है। अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं क्लस्टर आधारित योजना। कैसा है, क्लस्टर आधारित योजना। अब क्लस्टर क्या होता है ये जरा ध्यान देंगे। क्लस्टर होता है एक क्लस्टर, एक क्लस्टर
में 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर, बात एक ही होगा, 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होगा और एक क्लस्टर में 50 या मोर देन 50 किसान होंगे। कितने किसान होंगे? और इसकी लागत अगर एक क्लस्टर की देखी जाए कि इसकी लागत कितनी होती है तो 10 लाख रुपए। कितनी? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में एक क्लस्टर बन के तैयार होगा। तो यहां तक तो क्लस्टर वाली चीज आप समझ में आ गई कि ये क्लस्टर आधारित योजना है और एक क्लस्टर 50 एकड़ जमीन के बराबर एक क्लस्टर होता है और एक क्लस्टर में 50 या उससे अधिक किसान होते हैं और एक क्लस्टर को बनाने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अब टारगेट क्या है इनका? इनका टारगेट क्या है तो हम देखते हैं। इनके अगर टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट है 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में 10,000 नए क्लस्टर, 10,000 नए क्लस्टर का निर्माण। ठीक है, अब आप फटाफट से नोट कर सकते हो कि इनका टारगेट क्या है? 10,000 नए क्लस्टर का निर्माण करना। अब नए क्लस्टर का निर्माण करेंगे 10,000 का, ठीक है? क्यों? अब जब 10,000 नए क्लस्टर का निर्माण हो जाएगा तो क्या इनका टारगेट है कि 2 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाना, जैविक खेती के अंतर्गत लाना। क्या टारगेट है? जैविक खेती के अंतर्गत लाना। अब अगर हम बात करें कि अनुदान कितना दिया जाता है, कि अनुदान कितना दिया जाता है, तो अनुदान की हम बात कर लें कि इस स्कीम में कितना अनुदान दिया जाता है, तो बात करें 50,000, 50,000 रुपए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर, ये अनुदान दिया जाएगा अगले 3 वर्षों तक, अगले 3 वर्षों तक। और इसमें से 62% जो अनुदान होता है, लगभग लगभग 31,000 के आसपास, वो इनपुट्स खरीदने के लिए होता है और लगभग लगभग जो 38% अनुदान होता है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए दिया जाता है। तो ये अनुदान की बात हम लोग कर लिए। टारगेट इनका क्या है? 10,000 नए क्लस्टर का निर्माण। अनुदान आपको पता चल गया कि प्रति किसान कितना अनुदान मिल रहा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से ताकि हम हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्लस्टर आधारित योजना समझ में, एक क्लस्टर की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख दिया। अनुदान वगैरह क्या मिलता है, हमने सब कुछ आपके सामने डिटेल से एनालिसिस कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके लाभ क्या हैं, इस योजना के क्यों ऐसा किया जाता है। तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री परंपरागत योजना के, परंपरागत कृषि विकास योजना के लाभ। तो पहला, या इसके कार्य हम देख लेते हैं। कार्य, तो पहला कार्य जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना पहला कार्य। और दूसरा, जैविक उत्पादों को, दूसरा इसका कार्य होगा
जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण व विपणन के लिए प्रमाणीकरण व विपणन हेतु प्रोत्साहित करना। और नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद रसायन मुक्त हो, उत्पाद रसायन मुक्त हो, कैसा हो, उत्पाद रसायन मुक्त हो, ताकि हम उपभोक्ता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख पाएं, उपभोक्ता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख पाएं। ठीक है, तो ये कुछ इसके कार्य हो गए, और कार्य के बारे में हमने ध्यान लिया कि इसके कार्य के बारे में ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे कि इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना के कार्य अगर पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी स्थिति देखी जाए तो क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो योजना की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान स्थिति पर अगर हम प्रकाश डालें तो क्या लिख सकते हैं। भारत में 315 क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं, क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं, किसकी, परंपरागत कृषि विकास योजना की। तो भारत में 315 क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं, कितनी, 315। ये थोड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट जो आएगा, भारत में 315 क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं। दूसरा जो पॉइंट आएगा, 8.89 लाख किसान पंजीकृत हैं, किसान पंजीकृत हो चुके हैं, किसान पंजीकृत हो चुके हैं। तो अगर पूछा जाए कि कितने किसान अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं तो 8.89 लाख किसान जो है पंजीकृत हो चुके हैं, और 11.85 लाख हेक्टेयर भूमि जैविक खेती में बदल चुकी है, जैविक खेती के रूप में बदल चुकी है। कितनी, 11.85। तो ये है स्कीम की थोड़ी सी वर्तमान स्थिति जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि परंपरागत जो कृषि विकास योजना है उसके कार्य क्या थे, ये हम लोगों ने देख लिया। और भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, तो उसकी 315 क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं, 8.89 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं इस स्कीम के तहत, और 11.85 लाख हेक्टेयर जो है भूमि जैविक खेती में बदल चुकी है। और इनका टारगेट है अगले 3 सालों में कि हम 2 लाख हेक्टेयर जमीन को और जैविक खेती में बदल लें। इसके लिए 10,000 नए क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। आप यहां तक देख लीजिएगा। अब इसी के तहत एक और स्कीम चली हुई है, ठीक है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की कब शुरुआत हुई, तो 2020 में हुई। कौन से मंत्रालय के द्वारा उसकी शुरुआत हुई, तो ये आपका इसी का जैविक घटक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी अनुदान दिया जाता है कुछ 12,200 करीब रुपए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर की दर से। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे इसी के अंतर्गत एक पॉइंट है, उसको लिखना है। वो क्या पॉइंट है, भारतीय
प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय, ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहां से क्या क्वेश्चन आया हुआ है? शुरुआत। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 2020-21 में इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य इसका क्या होता है? कि इसका उद्देश्य क्या होता है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य होता है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं तो इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो जैविक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इस चीज को ध्यान देना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। तो ये इसका क्या है? उद्देश्य है। साथ ही साथ इसका जो वित्त पोषण है वो कितना दिया जाता है? जो वित्त पोषण की जब हम बात करते हैं तो वित्त पोषण की जब बात आएगी तो 12,200 रुपया, 12,200 रुपया प्रति किसान प्रति हेक्टेयर, ये क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। तो अनुदान की जब भी कभी बात आएगी कि इस स्कीम में कितना अनुदान दिया जाता है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम के तहत कितना अनुदान दिया जाता है, तो आप लोग फटाफट से लिख देना 12,200 रुपये। ये नहीं कि 50,000 वाला लिख देना, परंपरागत वाला, परंपरागत वाला अनुदान नहीं आता है। ठीक है, आप ये देख लेना थोड़ा। यहां तक इस स्कीम के बारे में पढ़ना था। ये पहली स्कीम जो है हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी स्कीम की ओर हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उससे पहले आप इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम दूसरी स्कीम आपको बता सकें। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं अगली स्कीम पर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरी स्कीम जो आती है हमारे सामने उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री KSY। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके बारे में अपने को क्या क्या पढ़ना है ये भी अपने चर्चा करते हैं। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। चलिए अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा शुरुआत। तो अब इधर से हम लोग लिखते हैं, तो इस स्कीम की शुरुआत की जब बात आएगी तो ये शुरुआत कब होती है? तो 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। और इस स्कीम का मोटो जो होता है वो क्या होता है? इस स्कीम का जो मोटो होता है वो होता है हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो इसके मोटो की बात आ गई तो क्या होता है? हर खेत को पानी। इसका जो मेन एजेंडा है इस स्कीम का, उसका मतलब है कि हर खेत को पानी। अब हम बात करते हैं कौन से मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है। तो जब हम मंत्रालय की बात करते हैं तो मंत्रालय हमारे सामने आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ये है। उसके साथ साथ ये कैसी स्कीम है?
तो ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है या केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है। क्या है? केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। इसका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है वो क्या है? तो लक्ष्य है, जरा लक्ष्य की बात करते हैं। तो इसके लक्ष्य पे तो नंबर 1 सुनिश्चित सुनिश्चित सिंचाई साधनों के साथ सुनिश्चित सिंचाई साधनों के साथ खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार। कहने का मतलब इसका जो टारगेट है वो क्या है कि आप कोई भी सुनिश्चित सिंचाई साधन अगर प्रयोग कर रहे हो तो उसके साथ साथ हम ये प्रयास करें कि हमारा सिंचाई वाला जो है वो सिंचाई एरिया जो है वो हम बढ़ा लें, ताकि हम खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार कर पाएं। ये इसका पहला उद्देश्य। दूसरा, उपलब्ध जल की हानि ना करें, उपलब्ध जल की हानि ना करें और उस जल की जल उपयोग दक्षता और उस जल की जल उपयोग दक्षता बढ़ाने का काम करें, बढ़ाने का काम करें। कहने का मतलब जो उपलब्ध जल है उसको व्यर्थ ना करें, जो हमारे पास अवेलेबल वाटर है उसको हम व्यर्थ ना करें और उस जल में हम वाटर यूज इफिशियंसी या जल उपयोग दक्षता को बढ़ाएंगे। उस पानी की, जैसे पानी बह रहा है तो उसकी हम ये कोशिश करेंगे उस वाटर को कंजर्व करें, वाटर सेट बनाएं और उसके वाटर के यूज की एफिशिएंसी को हम बढ़ा दें। ये हमारा लक्ष्य है इस स्कीम का। किसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015। मोटो हर खेत को पानी, मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार की योजना। लक्ष्य क्या है? सुनिश्चित सिंचाई साधनों के साथ साथ खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार। और दूसरा लक्ष्य है उपलब्ध जल की हानि ना करें। ठीक है, उपलब्ध जल की हानि ना करें और उस जल की जल उपयोग दक्षता बढ़ाने का काम करें। ये इसका टारगेट है, लक्ष्य है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस स्कीम से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बात कर पाएं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसका वित्त पैटर्न पर जब हम बात कर लें कि इसका वित्त पैटर्न क्या है, वित्त पैटर्न की जब कभी हम बात करते हैं तो इसके वित्त पैटर्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। केंद्र और राज्य, तो केंद्र और राज्य का जो वित्त पैटर्न रखा जाता है वो इसमें 75 और 25 का रखा जाता है। कितना? 75 और 25 का रखा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो केंद्र और जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य 7 सिस्टर वाले, और उसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र वाले जैसे हिमाचल वाले, तो हिमालयी राज्य इनके लिए क्या फाइनेंस पैटर्न है? तो केंद्र सरकार इनके लिए 90% का फाइनेंस दे रही है और इनको मात्र 10% का ही फाइनेंस देना पड़ेगा। तो ये इनका है फाइनेंस पैटर्न। फाइनेंस पैटर्न से क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इनका फाइनेंस पैटर्न आपको मैं लिखवा दूं, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं। तो फाइनेंस पैटर्न पे जब कभी बात आएगी तो आप इस प्रकार से इनको नोट कर लेना। ठीक है, अब बात आती है इस स्कीम के बारे में कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यह स्कीम 2015-16 से 19-20 के लिए चलाई गई थी।
ठीक है। यह स्कीम 2015-16 से 19-20 के लिए चलाई गई थी, तो लिख लेंगे यह स्कीम 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक के लिए चलाई गई थी। कितने के लिए? 2015-16 से लेकर के 19-20 तक के लिए स्कीम चलाई गई थी, परंतु बाद में क्या हुआ, इस स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया। इस स्कीम को या इस स्कीम की अवधि को, इस स्कीम की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया गया। 2026 तक बढ़ा दिया गया, परंतु मात्र इस स्कीम के 3 घटक को ही आगे बढ़ाया गया, बाकी घटकों को नहीं बढ़ाया गया। तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तो यह स्कीम 2015-16 से 19-20 तक के लिए चलाई गई थी। बाद में इस स्कीम को 2026 के लिए बढ़ा दिया गया। जब ये स्कीम चली थी तो इसका बजट था 5,000 करोड़ रुपए। कितना? 5,000 करोड़ रुपए था इसका स्कीम का। आगे हम और भी चर्चा करने वाले हैं इससे जुड़े हुए। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस योजना के घटक क्या क्या हैं। ठीक है, योजना के घटक पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट पर कि इस योजना के घटक क्या क्या हैं। तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिएगा फटाफट से, फिर हम योजना के घटक की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं इस योजना के घटक। तो याद रखना, ये जो योजना चल रही है इसके घटक हैं या कंपोनेंट। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना का घटक कौन कौन सा है, तो आप ना कर पाए तो दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं घटक की बात करता हूं। सबसे पहले घटक है AIVP। जो AIVP घटक है ये वर्ष 1996-97 में स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। अब इसकी हिंदी क्या होगी? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ये जो स्कीम थी ये 96 से 97 के बीच चलाई गई थी, परंतु इसका उद्देश्य था कि मध्यम और जो बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके लिए इस स्कीम को उतारा गया था। तो इसका जो पहला जो घटक है हम लोगों ने देखा कौन सा? AIVP एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। दूसरा जो इसका घटक है हर खेत को पानी। क्या है? हर खेत को पानी। दूसरा जो इसका घटक है हर खेत को पानी। और इसका जो तीसरा जो कंपोनेंट है वो है वाटरशेड डेवलपमेंट। अब यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि जल भंवर विकास, इसका हिंदी क्या होता है? जल संवर विकास। क्वेश्चन यहां से नहीं आया है। क्वेश्चन क्या आया है कि वाटरशेड डेवलपमेंट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। याद रखना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जल शक्ति मंत्रालय मत लिख देना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये आया हुआ प्रश्न है पेपर में, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जो भी बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं तो इन चीजों को इंगित करते हुए चलेंगे, इनको स्किप नहीं करेंगे। ये सिंचाई योजना के कंपोनेंट ही हम पढ़ा रहे हैं। AIVP एसिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी HKKP। ठीक है, उसके बाद वाटरशेड डेवलपमेंट, जल संवर विकास,
और चौथा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल। ये क्या है इसका, ये कंपोनेंट हमने बता दिया कि 4 कंपोनेंट को मिलाकर ये बनता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनी, परंतु इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं भारत में चलती थी। जैसे प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनने से पहले बहुत सारी स्कीम चलती थी, तो उनका विलय करके एक स्कीम बनाई गई पूरे भारत के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो पहले कौन कौन सी स्कीम चलती थी? सन 1996 से 97 के बीच मध्यम व बृहद सिंचाई क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली स्कीम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसका मर्ज कर दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। दूसरा IW, ठीक है, MP मतलब इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पहला चाइना में, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो 2009-10 के आसपास चला था। ठीक है, उसके बाद एक और स्कीम आती है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, जो जनवरी 2006 में चला। बाद में 2010 में इसी का नाम बदल कर रख दिया गया नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन NMMAI, और उसी को 1 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय सतत कृषि विकास के तहत एक घटक के रूप में शामिल कर दिया गया। ये था कुछ इस पर इंपॉर्टेंट चीजें जो लिखना नहीं था, बस हमने आपको बता दिया। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसी योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर भी बहुत ज्यादा से चर्चा किया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म सिंचाई के बारे में, माइक्रो इरिगेशन के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े हुए मैं बहुत बिंदु बताने वाला हूँ, और एक एथोनेटिक डेटा के साथ। इसको बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन। क्या बोलते हैं? माइक्रो इरिगेशन। अब इस माइक्रो इरिगेशन में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो जरा ध्यान देंगे। इस सूक्ष्म सिंचाई के बारे में हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि इस सूक्ष्म सिंचाई में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा। तो नंबर 1, इसकी जल उपयोग दक्षता कितनी होती है सूक्ष्म सिंचाई की? तो जल उपयोग दक्षता, अगर एवरेज पूछा जाए कि सूक्ष्म सिंचाई जब हम करते हैं तो इसकी जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, अभी हम बूंद बूंद और बौछारी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मली सूक्ष्म सिंचाई की बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म सिंचाई जल उपयोग दक्षता इसकी होती है 50 से लेकर के 90% तक। कितनी? 50 से लेकर के 90% तक। अब अगर हम बात करते हैं तो ये आता है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। क्या इसका नाम होता है? नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, जो अब मिला लिया गया है किसमें? PMKSY में, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, तो ये है। अब जल उपयोग दक्षता इसकी 50 से 90 होती है। अब अगर हम बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक सूक्ष्म जो सिंचाई है या सूक्ष्म सिंचाई है, सर्वाधिक कहाँ अपनाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म सिंचाई है वो अपनाई जाती है कर्नाटक राज्य में। कहाँ अपनाई जाती है? कर्नाटक राज्य में अपनाई जाती है सबसे ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई। दूसरे नंबर पे अपनाई जाती है महाराष्ट्र। कहाँ अपनाई जाती है? महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे सूक्ष्म सिंचाई अपनाई जाती है। इस बात को ध्यान देना, कहाँ अपनाई जाती है? महाराष्ट्र। सही बता रहे हैं कि नहीं? फटाफट से बताना। सबसे ज्यादा हम सूक्ष्म सिंचाई की बात करते हैं तो कहाँ अपनाई जाती है? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो राजस्थान। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र। हम अगर दूसरे पे महाराष्ट्र बोलने लगे तो आप भी अब बता दिए। तो ये क्रम याद रखोगे, सबसे ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई कर्नाटक, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कर्नाटक, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी के अंतर्गत 2 कंपोनेंट अलग अलग आते हैं। एक का कंपोनेंट का नाम है बूंद बूंद सिंचाई विधि।
बूंद बूंद सिंचाई विधि माइक्रो इरिगेशन में ही आते हैं। बूंद बूंद सिंचाई जिसको बोलते हैं ड्रिप, इसी को टपकाव, इसी को ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, इसी को टपकाव बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। तो बूंद बूंद सिंचाई में क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले 90 से लेकर के 95% तक वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है? 90 से लेकर 95% तक। और ये सबसे ज्यादा कहाँ अपनाई जाती है? तो शॉर्ट में लिखेंगे आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है, दूसरे नंबर पे ये महाराष्ट्र में अपनाई जाती है, तीसरे नंबर पे ये गुजरात में अपनाई जाती है। तो याद रखेंगे कि जो ड्रिप इरिगेशन है सबसे ज्यादा कहाँ अपनाई जा रही है इस समय? आंध्र प्रदेश। वो डाटा आप लोग जो याद कर रखे हो, महाराष्ट्र वाला बहुत ओल्ड हो चुका है, तो थोड़ा यहाँ पर बदलाव करेंगे कि ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा कहाँ अपनाई जा रही है, तो ध्यान देंगे कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अब दूसरा आता है बौछारी सिंचाई, दूसरा आता है बौछारी सिंचाई जिसको हम स्प्रिंकलर बोलते हैं। अभी इनके बारे में हम एग्रोनॉमी में और सॉइल साइंस में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। यहां पर बस हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें जान लेंगे। तो स्प्रिंकलर में जब हम बात करते हैं इरिगेशन इफिशियंसी कितनी होती है, तो यहाँ पर 65 से लेकर के 75% तक इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो होती है। और सबसे ज्यादा ये कहाँ अपनाया जाता है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ये अपनाई जाती है। और बात करते हैं राजस्थान के बाद ये दूसरे नंबर पे कर्नाटक में अपनाई जाती है, और कर्नाटक के बाद ये गुजरात में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए स्प्रिंकलर की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर अपनाया जाता है। अब बात आती है भारत सरकार व नाबार्ड मिलकर कितना 5,000 करोड़ रुपए का बजट पास करती है। तो अब हम एक पॉइंट लिखेंगे, भारत सरकार व नाबार्ड मिलकर सूक्ष्म सिंचाई के लिए, मिलकर सूक्ष्म सिंचाई हेतु 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए का, 5,000 करोड़ रुपए का फंड प्रदान की है या किया है। तो कौन कौन? भारत सरकार और नाबार्ड मिलकर के सूक्ष्म सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट पास किए हैं। कौन सा? नाबार्ड और भारत सरकार मिलकर सूक्ष्म सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा देख लिया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में सारी चीजों को चर्चा करते हुए देखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर इसी में, कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा। तो एक चीज है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। उस मोबाइल ऐप का नाम है भुवन, जो 2020 में लॉन्च किया गया। तो एक पॉइंट और इसमें बचा हुआ है, वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम इस स्कीम का समापन करते हैं और अगला स्कीम आता है हमारा किसान कॉल सेंटर, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज जबरदस्त तरीके से दो बड़ी बड़ी स्कीम्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, और दो छोटी छोटी स्कीम्स के बारे में जो बचा हुआ है चर्चा करने के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा हम बात करते हैं मोबाइल ऐप। तो किसका मोबाइल ऐप? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मोबाइल ऐप। इसका मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है और उस मोबाइल ऐप का नाम है भुवन एप्लीकेशन। क्या नाम है? भुवन नाम है, जो 2020 में जल शक्ति मंत्रालय,
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप। तो यहाँ से भी थोड़ा ध्यान देंगे कि ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ से कुछ जुड़े हुए पॉइंट्स हैं इसके, आप इसको भी लिख लीजिएगा। ऐप के बारे में कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो मोबाइल ऐप है उसका नाम है भुवन, और ये भुवन जियो टैगिंग ऐप है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ। तो 2020 में लॉन्च हुआ। कौन से मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये अपने इस स्कीम का अंतिम बिंदु था। अब हम लोग पढ़ेंगे किसान कॉल सेंटर, जो तीसरा हमारा स्कीम है, आज का स्कीम है किसान कॉल सेंटर। तो तीसरे स्कीम पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और स्कीम का नाम है किसान कॉल सेंटर। केसीसी है, हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था किसान क्रेडिट कार्ड, उसका भी हम लोग केसीसी पढ़े थे, किसान कॉल सेंटर। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? केसीसी। अब किसान कॉल सेंटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो आप देखिएगा हम इसके बारे में आपको क्या बताने वाले हैं कि किसान कॉल सेंटर के बारे में। दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे हम बताने वाले हैं कि इसकी शुरुआत। तो किसान कॉल सेंटर की जो शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 21 जनवरी 2004। 21 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत होती है। और कौन से विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत होती है? अगर विभाग पूछा जाए तो कृषि एवं सहकारिता विभाग। कौन सा? कृषि एवं सहकारिता विभाग। कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा ये स्कीम चलाई गई। और ये स्कीम का मंत्रालय अगर पूछा जाए तो मंत्रालय कौन सा होगा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा होगा भैया लोगों? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो अगर मंत्रालय की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये चलाई गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलाई गई। अब अगर हम बात करते हैं तो ये स्कीम कैसी है? केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है। कैसी है? केंद्र सरकार की योजना है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? संपूर्ण भारत में चलाई जाने वाली योजना या संपूर्ण भारत में कार्यरत है। संपूर्ण भारत में कार्यरत है। पूरे भारत में ये क्या है? कार्यरत है। कौन सा? ये स्कीम। ठीक है, ये कहाँ कार्यरत है? पूरे भारत में कार्यरत है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका सर्विस पीरियड कब तक कब का होता है। तो ये इसका जो सर्विस पीरियड होता है, सर्विस पीरियड कहने का मतलब है, तो सर्विस पीरियड होता है सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक इसका सर्विस पीरियड होगा। और जो सर्विस होगी वो 22 भाषाओं में, 22 भाषाओं में सर्विस होगी, वो 22 भाषाओं में दी जाएगी। और इसका जो टोल फ्री नंबर होगा वो क्या होगा? टोल फ्री नंबर, इसका जो टोल फ्री नंबर होता है वो होता है 1800 180 1551। ये इसका टोल फ्री नंबर होता है केसीसी का, किसान कॉल सेंटर का। अगर आप ये नंबर डायल करोगे तो वहां पर किसान की इंडिविजुअल समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो केसीसी के बारे में इतनी जो जानकारी हम लोगों ने कलेक्ट की, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण की है कि शुरुआत 21 जनवरी 2004 कौन से विभाग के द्वारा शुरू किया गया? कृषि एवं सहकारिता विभाग।
मंत्रालय कौन सा था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार की योजना है, पूरे भारत में चलती है और भारत की आधिकारिक भाषाएं जो संविधान में वर्णित हैं 22 भाषाएं, उन भाषाओं में ज्ञान मिलता है किसानों को। कौन से नंबर डायल करने पर किसानों को ज्ञान मिलेगा? 1800, 180, 1551 नंबर को आप डायल करोगे तो आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कार्य क्या होते हैं, केसीसी के कार्य क्या होते हैं। तो ये अपने को नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि केसीसी के कार्य क्या होंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं केसीसी के कार्य। ठीक है, तो केसीसी के कार्य पर जब हम चर्चा करेंगे, पहला नंबर कार्य किसानों की व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण। किसानों की कृषि से जुड़ी हुई किसानों की कृषि से जुड़ी हुई कृषि से जुड़ी हुई व्यक्तिगत समस्याओं का किसानों की कृषि से जुड़ी हुई व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। अब दूसरे नंबर पे बात आती है जब समस्याएं व्यक्तिगत ना हो तब हम क्या देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं किसी क्षेत्र की समान समस्या होने पर, किसी क्षेत्र में किसानों की समान समस्या होने पर किसानों की समान समस्या होने पर समान समस्या होने पर मतलब किसी भी क्षेत्र में किसानों की समान समस्या होने पर केसीसी न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से एक ही समय पर एक साथ संपूर्ण क्षेत्र की एक ही समय पर एक साथ संपूर्ण क्षेत्र की संपूर्ण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करता है। समाधान करता है कहने का मतलब केसीसी जो है उसके कार्य क्या है कि एक व्यक्तिगत किसान जिसकी मान लो कोई समस्या है, कोई एक व्यक्तिगत किसान है उसकी कोई समस्या है, तो वो व्यक्तिगत किसान की समस्या सुनेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि किसी क्षेत्र के किसानों की समान समस्या है, जैसे मान लो कोई किसान है उसका सूखा पड़ रहा है, फसल की लेट बुवाई हो रही तो सूखा पूरे क्षेत्र में पड़ेगा, तो वो पूरे किसानों की समान समस्या है। तो उससे निपटने के लिए एक साथ किसी न्यूज चैनल, किसी न्यूज़पेपर या टेलीविजन के माध्यम से एक ही समय पर समस्त किसानों की समस्याओं का निराकरण हम लोग कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुंचे तो किसान कॉल सेंटर को भी हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया। अब हमारी जो अगली स्कीम होगी वो होगी कृषि विज्ञान केंद्र। क्या होगी? कृषि विज्ञान केंद्र। तो अगली स्कीम पर हम चर्चा करने वाले हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर। तो हम लोग क्या देखेंगे कृषि विज्ञान केंद्र पर? अगले
स्कीम पर चर्चा करने वाले हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। तो हमारी जो अगली स्कीम है कृषि विज्ञान केंद्र, फटाफट से नोट करते रहेंगे। और पीडीएफ नोट्स आपको, जो हमारे बैच से बच्चे इनरोल हैं उनको पीडीएफ नोट्स तुरंत मिल जाएगा। क्लास के समाप्त होते ही आप लोगों को पीडीएफ नोट्स तुरंत मिल जाएगा। और जो बच्चे शताब्दी बैच से इनरोल नहीं हैं अभी, तो वो जल्द से जल्द इनरोल हो जाएं, ताकि ये जो बैच है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये बैच आपको विदाउट पीपीटी में कंप्लीट 65 मार्क्स की जो एग्रीकल्चर है उसको हम लोग मिलकर कराने वाले हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का जो हमारा जोश और जज्बा है उसको कायम रखिएगा। हमारा सपोर्ट करिएगा हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, क्योंकि आप जब अपना शेयर करने में सपोर्ट करेंगे हमारा चैनल बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को जानकारी होगी कि क्या वास्तव में इतनी कम फीस में हम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल इसमें सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो हम कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पुराना नाम, बात करते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था फार्म साइंस सेंटर। क्या नाम था? फार्म साइंस सेंटर। इसका पुराना नाम क्या था? फार्म साइंस सेंटर। और इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता मोहन सिंह मेहता समिति 1973 की सिफारिश पर, 1973 की सिफारिश पर अब थोड़ा ध्यान देना, आप लोग समझोगे कि सर 1973 लिखा दिए, बाकी इसकी तो स्थापना 1974 में हुई थी। बिल्कुल 1974 में हुई थी, मगर मोहन सिंह मेहता की जो समिति थी वो 1973 में बनी थी। इसी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। तो अगला जो पॉइंट आएगा फर्स्ट केवीके, पहला केवीके की जब बात आएगी तो पहला केवीके आएगा 1974, 1974 पांडिचेरी में, पांडिचेरी में। तो पहला जब केवीके की बात आएगी तो 1974 में पांडिचेरी में बना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये कैसी स्कीम है? केंद्र सरकार की योजना है। कैसी है? केंद्र सरकार की योजना है या केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। तो अब हम बात करते हैं केवीके को, केवीके को 100% जो फंड होता है वो कौन देता है? तो भारत सरकार देता है। कौन देता है? भारत सरकार देता है। ध्यान देना, कहीं कहीं आपका आईसीआर लिखा मिलता है कि केवीके को फंडिंग 100% कौन करेगा? आईसीआर। आईसीआर नहीं है, फंडिंग की बात आएगी तो भारत सरकार आएगा। परंतु केवीके किसके अंडर में काम करते हैं? तो वो अलग अलग होते हैं। कुछ आईसीआर के अंडर में काम करते हैं, कुछ राज्य सरकार के अंडर में कार्य करते हैं, कुछ राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो केवीके को 100% फंडिंग कौन करता है? भारत सरकार। केवीके की सफलता का श्रेय, केवीके की सफलता का श्रेय, केवीके की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है। ये 2020 एएफओ में पूछा गया। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है, प्रसाद को। और ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट केवीके पीसीएस 2024 अभी 18 अगस्त को पेपर हुआ प्रीलिम्स में, वहां पूछा गया पहला केवीके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आएंगे। तो केवीके की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है। किसको? चंद्रिका प्रसाद को। यूपी का पहला केवीके, यूपी का फर्स्ट केवीके
कहाँ बना था? 1982-83 में बना। कहाँ बना? तो कमला नेहरू इंस्टीट्यूट के सामने सुल्तानपुर में। कहाँ? सुल्तानपुर में। यूपी का पहला केबीके कहाँ बना? सुल्तानपुर में बना। और यूपी में कुल केबीके अगर पूछा जाए, यूपी में कुल केबीके कितने हैं, तो केबीके की संख्या कितनी है? 89 है। तो यूपी में जो केबीके आते हैं, यूपी में जो केबीके आते हैं वो कौन से जोन में आते हैं? जोन 3 में आते हैं। किसमें? जोन 3 में आते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर है। कहाँ है? जिसका मुख्यालय कानपुर है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे कि यूपी के जो 89 केबीके हैं वो जोन 3 में आते हैं, और जोन 3 का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कानपुर है। और यूपी में सर्वाधिक केबीके की संख्या कितनी है? 89 है, 89 है। यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी चीजों को समझ लिया, केबीके के बारे में जान लिया कि केबीके के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो पहली स्लाइड से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज्यादा आपका कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना, ये पहली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड में मैं कुछ और बातें बताने वाला हूं। तब तक के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसी स्लाइड में लिखी हुई हैं। हमने जो भी पॉइंट लिखे वो सारे के सारे परीक्षा उपयोगी पॉइंट हैं। आपको देख के लगेगा, आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाता हुआ नजर नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन यही दम तोड़ देगा आपकी पहली स्लाइड में ही। तो ये है अपने कंटेंट में आपको नंबर 1 का कंटेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं दे देंगे ताकि आप लोग लास्ट टाइम में भ्रमित हो जाओ। तो अब बात करते हैं कुल केबीके की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल केबीके हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में कुल केबीके, भारत में कुल केबीके एट प्रेजेंट 731 हैं। कितने हैं? 731 हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। और जो भारत में कुल केबीके हैं, अब 731 का अगर हम बंटवारा करें तो ध्यान देना, इसमें से 38 केबीके जो ऐसे हैं, 38 केबीके जो ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत। मतलब इनको कौन चलाता है? इनको राज्य सरकार मैनेज करती है, राज्य सरकार द्वारा संचालित। तो 38 केबीके ऐसे हैं जो किसके द्वारा संचालित होते हैं? राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 66 केबीके, ये किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये आईसीआर के द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्तमान भारत में आईसीआर के द्वारा संचालित होने वाले केबीके की संख्या कितनी है? तो 66 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ केबीके हैं जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो वो केबीके हैं जिनको हम प्राइवेट फर्म के केबीके बोल देते हैं, जो एनजीओज द्वारा संचालित होते हैं। कितने? 103। वो केबीके किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं? एनजीओ के द्वारा संचालित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक केबीके की अगर हम बात करते हैं, 506 केबीके। सर्वाधिक केबीके यानी कि 506 केबीके किसके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं? राज्य कृषि विश्वविद्यालय। किसके द्वारा? राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित। कितने केबीके? 506 केबीके राज्य कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 3 केबीके जो हैं वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होते हैं। कितने? 3 केबीके, मतलब एक एक केबीके तीनों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पास है। एक मणिपुर, दूसरा आरपी राजेंद्र प्रसाद वाला पूसा, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई यूपी में है। तो 3 केबीके हैं वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होते हैं। और जो 5 केबीके हैं, जो 5 केबीके हैं
वो अन्य संस्थान द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अन्य संस्थान द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनके द्वारा संचालित होते हैं। तो कुल मिला के ये 731 केबीके का फंडा जो था वो हमने आपको बता दिया। पूरे इंडिया में जो 731 केबीके हैं ये 11 जोन में डिवाइड हैं। कितने? 11 जोन में विभाजित हैं। 11 जोन में विभाजित हैं, जिसमें सर्वाधिक जो केबीके हैं वो जोन नंबर 3 कानपुर वाले में है और सबसे कम बारापानी में 43 केबीके हैं। कितने हैं? 43 केबीके हैं सबसे कम बारापानी में। तो यहाँ तक हमने केबीके के बारे में संपूर्ण एनालिसिस कर लिया, संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर ली। अब आपको यहाँ पर जो हम आज आपके लिए जो स्कीम लेकर के आए थे, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और किसान कॉल सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। ये कोर्स कल अपना समाप्त हो जाएगा। जो AGTA के बेस पर क्लास थी हमारी और कृषि प्रसार एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन को हम कंप्लीट कर लेंगे कल पार्ट 13 में। मतलब 13 क्लासेस आपकी एक्सटेंशन की हुई हैं और इन 13 क्लासेस को अगर आप देखोगे तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये बात करते हैं भरोसे के साथ, आप अगर संस्थान के साथ जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। तो हाँ, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि हर एक बच्चे के पास हमारा ये चैनल पहुंचे और उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी इस सब्जेक्ट का लाभ मिले और बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है, तो आज के लिए अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का अपना अंतिम बिंदु था कृषि विज्ञान केंद्र। कल से अपने नई स्कीम के साथ और अंतिम प्रहार करेंगे कृषि प्रसार पर।